है। और गुडविल की कैलकुलेशन में आपने देखा कि कैसे एक गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है, और हमने एंट्री की थी जैसे कि आपने देखा था गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आपने देखा था कि कैसे हमने गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाला था कि वो कितना पैसा देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो बेटा आप एक बार मुझे फिर से रिवाइज़ करेंगे कि जिस पार्टनर को फ्यूचर में लॉस हो रहा हो उसको हम कौन सा पार्टनर कहते हैं। जिस पार्टनर की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कंपैरेटिवली कम हो जाए, लेस हो, उसको हम कैसा पार्टनर बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर? हाँ जी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलते हैं। और जिस पार्टनर का न्यू शेयर ओल्ड शेयर से ज़्यादा हो उसको हम कौन सा पार्टनर बोलते हैं? गेनिंग पार्टनर। और गेनिंग पार्टनर कौन सा पार्टनर कौन से पार्टनर को कंपनसेट करता है, मतलब किस पार्टनर के पास से एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कौन सा पार्टनर डेबिट होता है और कौन सा पार्टनर क्रेडिट होता है? हाँ जी, गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। और डेबिट होने का मतलब क्या है? गेनिंग पार्टनर डेबिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मैम उसकी कैपिटल कम हो गया। हाँ जी, इसके अकाउंट से हम पैसा विड्रॉ करके हम कौन से पार्टनर को दे रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम वो पैसा दे रहे हैं। ठीक है ना। आपको एक बार मतलब कि जिस भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट में पैसा जाता है, क्रेडिट करते हैं हम कभी भी किसी का अकाउंट, तो उसको वो पैसा एक तरह से मिल जाता है। ठीक है, मतलब कि उसका उसके ऊपर क्लेम बन जाता है और उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है कि जब कोई फर्म पुरानी चली आ रही होती है तो उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ आपको पता है हमेशा बैलेंस शीट में गिवन होती हैं। पता है ना आपको ये बात? एज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, all the firms have some assets and liabilities which are shown in the balance sheet of a company on last day of the accounting year। ठीक है, कि जो अकाउंटिंग ईयर होता है उसके लास्ट डे पर बैलेंस शीट बनाई जाती है, और जो हमेशा शो करती है कि इस कंपनी के पास या इस बिज़नेस के पास, इस पार्टनरशिप फर्म के पास कितनी वैल्यू की एसेट्स हैं और कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटीज़ हैं। पर बेटा कुछ क्या होता है कि हम जो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिखाते हैं, हमें कई बार उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू वो नहीं होती जो हम उनकी एक्चुअली में अगर उनको हम कैश में कन्वर्ट करना चाहें तो जो हो सकती है। समझ रहे हो? जैसे हम कोई चीज़ मान लो अपने यहाँ 40,000 रुपीज़ की दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो सकता है उससे डिफरेंट हो। समझ रहे हो? जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिखाई दे रही है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं, और जो मार्केट में एक्चुअली में उसकी सेल वैल्यू होती है उसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पार्टनर्स के इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होते हैं, बेटा इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होने का मतलब क्या होता है? हाँ जी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते हैं, और इसको हम एक नट शेल में क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। ठीक है, तो जब भी कभी इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होते हैं तो हम उन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की मार्केट वैल्यू को कंपनी की बुक वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में जो गिवन वैल्यू है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके हमें लगता है कि हमें एक्चुअली में प्रॉफिट हो रहा है तो उसी वक्त हम वो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं, और अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम लॉस भी कैलकुलेट करके उसको उसी टाइम सेटल कर लेते हैं, ताकि फ्यूचर में पार्टनर्स में आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स हैज़ इंक्रीज्ड। समझ रहे हैं बेटा? मार्केट वैल्यू क्या हुई कि जिस वैल्यू पर हम उस एसेट को मार्केट में सेल करना चाहें, कैश में कन्वर्ट करना चाहें, उस वैल्यू को हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। और बैलेंस शीट में जो गिवन वैल्यू है वो होती है बुक वैल्यू। वो अगर इंक्रीज़ हो गई है तो बताओ क्या होगा बेटा? इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है?
हाँ जी, जैसे हमारे यहाँ गोल्ड है, हमने कोई गोल्ड खरीदा था, मान लो हमने गोल्ड, आपको पता है गोल्ड का रेट अब काफ़ी हाई चल रहा है, और सपोज़ आपकी मदर ने 10 साल पहले गोल्ड खरीदा था और उस वक्त उसकी वैल्यू 20,000 रुपीज़ पर ग्राम थी, और आपने 20,000 रुपीज़ का गोल्ड खरीदा था, तो आपकी बुक्स में आपके जो अकाउंट्स अगर आप मेंटेन करोगे तो गोल्ड की वैल्यू 20,000 रुपीज़ की ही दिखाओगे, क्योंकि या 20,000 को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करोगे। लेकिन अगर आप उसी गोल्ड को आज मार्केट में बेचने जाओ तो उसकी वैल्यू आज के रेट के अकॉर्डिंग लगी होगी, तो आप क्या कहोगे, हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? बताओ बेटा, फ़ायदा होगा या नुकसान अगर हमारे गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है? हाँ, तो किसी भी वैल्यू की अगर एसेट बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं, देयर इज़ अ गेन टू द बिजनेस, बिजनेस को गेन हुआ, ठीक है। और अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, जो जैसे सपोज़ हमें किसी के पैसे देने थे, अब हमें वो पैसे नहीं देने पड़े या हमें कोई डिस्काउंट मिल जाए उस पर, तो भी हमें फ़ायदा होता है ना बेटा। हमें किसी के पैसे देने थे और अब हमें नहीं देने, तो हम क्या कहेंगे, ये भी हमें गेन हो गया या हमें फ़ायदा हो गया। तो इस तरह से अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए या किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए तो हम कहते हैं कि इसको बिजनेस को गेन हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ गई ये बात? यस मैम। हाँ जी, ठीक है बेटा। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गेन किस स्थिति में होगा, किस कंडीशन में फर्म को गेन होता है। तो या तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या कोई लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। और अगर उल्टा हो जाए बेटा फिर क्या होगा, अगर उल्टा हो गया तो क्या होगा? हाँ जी, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट हैज़ डिक्रीज्ड और द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड, अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू जो आपने शो कर रखी है अपनी बुक्स में उससे कम हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि फर्म को लॉस हो गया, है ना। जैसे अगर, और या आपने किसी के पैसे नहीं देने थे, अब ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएं तो हमें लॉस होगा। तो हमें यही देखना है, हमेशा हमें कंपेयर करना होता है कि बुक्स में जो वैल्यू गिवन है और जो उसकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू है उसमें क्या चेंज आया। तो हमेशा हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू में से या न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस करके हम पता लगाएंगे चेंज कितना हुआ। ठीक है बेटा, और वो चेंज हम देखेंगे, उस चेंज को हम एक अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वहाँ पर उसको हम शो करते हैं। तो देखो जैसे कि आपको क्या है, देखो कैसे इसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखो हाँ जी, इसकी एंट्री कैसे होगी आपकी, अगर आपको गेन हुआ है तो एसेट्स बढ़ने पर या लायबिलिटी के कम होने पर वो अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ये बात आपको पता है ना बेटा, आपने लास्ट ईयर 11th में रूल्स पढ़े हैं, तो आपने एसेट्स में रूल अप्लाई होता है, ज़्यादातर केसेस में एसेट्स में रूल अप्लाई होता है रियल अकाउंट का, ठीक है ना। डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल अप्लाई होता है, यानी कि जब भी एसेट्स की वैल्यू, रियल अकाउंट की वैल्यू बढ़ती है तो हमेशा वो डेबिट हो जाती हैं। जब भी हमें कोई फ़ायदा होता है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करके एसेट्स की वैल्यू बढ़ने पर उसको डेबिट कर देंगे और लायबिलिटीज़ की वैल्यू घटने पर भी हम उसको डेबिट कर देंगे। समझ में आ गई बेटा ये वाली बात कि लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर घटती है, कम हो जाती है तो वो डेबिट होती है, और एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ जाती है तो वो अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो एंट्री हो जाएगी एसेट्स या लायबिलिटी जिसकी भी वैल्यू में चेंज आया उसको डेबिट करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और अगर हमें लॉस हुआ हो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या लायबिलिटी अकाउंट। हमें देखेंगे कि हमें लॉस किस कारण हुआ, क्या एसेट घटने के कारण लॉस हुआ है तो हम एसेट को क्रेडिट कर देंगे। अगर हम कहेंगे लायबिलिटी बढ़ने के कारण लॉस हुआ है तो हम लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ आपको, रीवैल्यूएशन के रूल्स? यस सर। हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट बताओ किस कंडीशन में होगा, बताओ बेटा।
हाँ जी, एसेट्स बढ़ेंगी और लायबिलिटी कम होगी। इसका आप एक आंसर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है व्हेन एवर देयर इज अ गेन टू द बिजनेस। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रेडिट होता है? गेन टू द बिजनेस। और रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता है? मैम जब लॉस होता है। हाँ हाँ। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? नेचर हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े हैं ना, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। तो बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? हाँ जी, नॉमिनल अकाउंट है ना। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम कौन से अकाउंट के बेस पर डेबिट या क्रेडिट करते हैं, तो हम उसको नॉमिनल अकाउंट के बेस पर डेबिट या क्रेडिट करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट अब हम इसका रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमने एक और ये बनाया हुआ है। देखो दोबारा से उसी चीज़ को समझा रहे हैं। लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है बेटा? लायबिलिटी हाँ, लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब फर्म को क्या हो रहा है, फायदा या नुकसान? फायदा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखो बेटा इसमें एरो के निशान दिख रहे हैं ना आपको, नीचे जा रहे हैं, तो दोनों ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी, हाँ जी गेन होता है। तो देखो प्रॉस्पेरिटी का ये सिंबल है, इसीलिए हमने इसको ग्रीन कलर किया है कि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई या एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, फर्म को प्रॉस्पेरिटी मिली, फ़ायदा मिला और वो ग्रीन हो गए। इसी तरह से अब इसमें हमने कहा रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई या एसेट डिक्रीज हो गई, तो दोनों ही लॉस है, तो वो लॉस है, ठीक है। तो हम इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे इस तरह से। अब ये हमें एक आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहा है। हाँ जी, देखिए आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट दिखाई दे रही है बेटा। एग्जाम्पल हम इसकी करेंगे कि कैसे डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज होंगी, ठीक है। अब आप 1 बाय 1 इसकी हम एंट्रीज करेंगे। देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए बेटा आपको गिवन है, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग दिख रही है बेटा आपको? हाँ जी, हाँ जी, वैल्यू ऑफ द एसेट इंक्रीज्ड बाय 30,000। बताइए इसमें क्या हुआ? आप पहले मुझे एंट्री अपने आप बताइए क्या होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, इंक्रीज्ड बाय। देखो बेटा एक तो इनमें ध्यान रखना आपको क्वेश्चंस में, एक तो आपको कई बार तो क्वेश्चन में न्यू वैल्यू गिवन होती है और कई बार आपको चेंज वैल्यू गिवन होती है कि कितना चेंज हुआ। अब जैसे इंक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड बाय गिवन है, तो इसका मतलब आपको चेंज गिवन है लेकिन आपको न्यू वैल्यू पता करनी है, ठीक है बेटा। कई बार क्वेश्चन में आपको न्यू वैल्यू गिवन होती है और आपको चेंज पता करना होता है। अब इसमें आपको इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है, आपको चेंज गिवन है। तो आपको बेटा ये चीज़ बहुत ध्यान रखना, पेपर में ये मिस्टेक्स हो जाती हैं कि कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते कि मुझे कब माइनस करना कब नहीं करना। अब आपको देखो दिख रहा है कि बिल्डिंग जो है आपको इसमें बिल्डिंग जो है पहले 60,000 की थी और अब इसमें इंक्रीज बाय 30,000 हो गई। तो आप बता सकते हो बिल्डिंग की न्यू वैल्यू क्या हो गई? 90,000। लेकिन न्यू वैल्यू हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करनी, वो हमें शो करनी होती है नई बैलेंस शीट में, ठीक है। न्यू बैलेंस शीट में वो 90,000 जाएगी, लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए उसकी एंट्री क्या होगी बेटा? देखो बताओ क्या एंट्री होगी? जर्नल एंट्री बताओ बेटा इसके लिए। अगर हमें जर्नल एंट्री करनी पड़े तो क्या एंट्री होगी? बिल्कुल ठीक, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा ये चीज़? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज्ड टू ₹15,000। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी बढ़ गई, लेकिन ये आपको न्यू वैल्यू गिवन है या चेंज गिवन है? इसमें आपको न्यू वैल्यू गिवन है, इंक्रीज्ड टू दे रखा है। तो आपको इसमें चेंज बता सकते हो क्या हुआ? बताओ क्या चेंज होगा? नहीं बेटा, 3,000 रुपीज। स्टॉक पहले कितने का था?
12,000। अब हाँ जी, अब ये वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंक्रीज टू ₹15,000, इसका क्या मतलब हुआ? मैम वो 12,000 अब 3,000 का हमें बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ? मैम गेन हो गई। गेन हो गया। बताओ क्या एंट्री होगी और कितने अमाउंट से होगी एंट्री? हाँ जी, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, है ना? आ गई ना एंट्री, समझ में आ गई है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 रुपीज़। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे। हाँ जी, ये नेक्स्ट है, इसमें वैल्यू ऑफ द मशीन। देखो अब बताओ इसमें क्या होगा? वैल्यू ऑफ द मशीनरी डिक्रीज टू ₹20,000। अब बताओ ये न्यू वैल्यू गिवन है, पहले तो वो है तो मैम वो पहले की जो 25,000 था उससे घटकर मैम 20,000 रुपये हो गई। हाँ जी, ये 20,000 रुपये ये न्यू वैल्यू है या चेंज वैल्यू है? बेटा पहले तो आपको ये पहचान करो कि नई वैल्यू गिवन है या नई न्यू वैल्यू है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बताओ क्या, अब इनको फर्म को लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है, ये बताओ। लॉस हो रहा है। पहले मशीन कितने की थी? 25,000। अब वो वैल्यू घटकर कितनी रह गई? 20,000। गुड। अब ये बताओ, अब लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ इनको? 5,000 के लिए। चलिए एंट्री क्या करेंगे अब हम इसकी? वेरी गुड, सब बच्चे बहुत अच्छा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आगे। हाँ जी, अब ये वाली है, ये थोड़ी सी टिपिकल बन जाती है बच्चों के लिए, ये डिफिकल्ट लगती है। बताओ इसमें क्या हुआ है? द इन्वेस्टमेंट वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹5,000। बच्चे आप लोगों ने ये कभी किया एडजस्टमेंट? बताओ इसमें क्या होता है? ये बच्चे थोड़ी सी गलत कर देते हैं। बताओ इसमें क्या हुआ? हाँ जी, ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है हाँ जी, ये क्या है? ये आपको चेंज दिखा रखा है या न्यू वैल्यू दिखा रखी है? पहले तो ये बताओ। हाँ, तो बताओ ओवर वैल्यूड बाय का क्या मतलब है? हाँ जी, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले से ही 5,000 रुपये बढ़ी हुई है। ये ओवर वैल्यूड का मतलब है पहले से बढ़ी हुई है। बढ़ गई और बढ़ी हुई है, दोनों में बहुत अंतर होता है। ओके मैम, समझ गए बेटा? ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये बहुत बच्चे गलत करते हैं। बेटा ओवर वैल्यूड ये आपकी इंग्लिश में आपने कभी किया हो, जब भी हमारी इस तरह से ईडी करके सेकंड फॉर्म लगी होती है तो मतलब क्या है कि ये काम पहले से हो चुका है, ये पहले ही ओवर वैल्यूड है। तो अब क्या करना चाहिए? ओवर वैल्यूड है का मतलब कम कर देने चाहिए या बढ़ा देने चाहिए? अब हमें कम कर देने चाहिए। वेरी गुड। चलिए देखते हैं क्या एंट्री होगी। ओह, इसमें अमाउंट गलत आ रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट का ध्यान रखना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000, ये शायद गलत अमाउंट लिखा गया है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000 से होगा ये। ठीक है बेटा, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। अगर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे हैं तो इसकी करेक्शन करना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ₹5,000 होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको 12,000 नहीं है बल्कि ये 5,000 है। ठीक है बेटा? मैम अगर वैल्यू में बाय की जगह 2 हो तो मैम क्या करेंगे? वो भी ओवर वैल्यूड 2 नहीं होगा बेटा, कभी भी ये अंडर वैल्यूड लिखा होगा। अगर यहाँ लिखा होता अंडर वैल्यूड, ठीक है, अंडर वैल्यूड बाय ₹5,000 होता तो मतलब ये पहले से अंडर वैल्यूड है, यानी ऑलरेडी अंडर वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू को बढ़ा दो। ठीक है, इसमें अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हाँ वैल्यू के केस। हाँ जी, मतलब केस में नहीं बेटा, आप चीज़ को समझो। मैंने देखो आपको कब क्रेडिट करना है कब डेबिट करना है ये बहुत अच्छे से अभी समझाया है ना। आपको मैंने अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का मतलब भी समझा दिया। तो आप ये चीज़ मत रटा करो कि इसको हम इस केस में ऐसा कर देंगे, नहीं, आप कंसेप्ट को समझो।
कि अगर मैम ने कहा है कि क्वेश्चन कह रहा है अंडर वैल्यूड है, तो आप पहले को अच्छा अंडर वैल्यूड है, इसका मतलब ये पहले से कम वैल्यू हुई है। अब अगर मान लो ये लायबिलिटी हो, फिर आप क्या कहोगे, मैडम ने तो कहा था अंडर वैल्यूड है, उसके केस में क्रेडिट करना है। अब ये बताओ अगर लायबिलिटी अंडर वैल्यूड हो तो क्या करोगे? मैम लाइबिलिटी बढ़ा दीजिए। हाँ, लायबिलिटी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर आप रिवैल्यूएशन को डेबिट थोड़ा ना करोगे, है ना, सॉरी क्रेडिट थोड़ा ना करोगे, फिर तो डेबिट करना पड़ेगा। तो बेटा इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। अगर लायबिलिटी अंडर वैल्यूड है आप, तो ये चीज़ें आपको अलग अलग समझनी है कि ओवर वैल्यूड का मतलब क्या होता है, अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये चीज़ एसेट अंडर वैल्यू हो गई है, पहले से अंडर वैल्यूड है, तो मुझे एसेट अंडर वैल्यू कर हो गई है, तो इसका मतलब मुझे एसेट की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर मेरी लायबिलिटी अंडर वैल्यू है, ओहो लायबिलिटी अंडर वैल्यू हो गई, तो मुझे तो लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब लायबिलिटी की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट तो नहीं होगा ना, फिर तो डेबिट होगा। तो आप इसलिए शब्द के ऊपर मत जाओ, समझ रहे हो? आप लोग कई बार क्वेश्चन, हाँ, आपने उसको पूरा एनालाइज करना है कि इस शब्द का मेरे अकाउंट पर क्या असर पड़ रहा है। अगर वो डेबिट साइड है तो उसका असर अलग होगा, सॉरी एसेट साइड है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अलग होगा, और अगर वो लायबिलिटी साइड के लिए अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड वर्ड है तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा। समझ गए ये बात? यस मैम। हाँ जी। तो इन्वेस्टमेंट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय रुपीज़। अब बेटा या तो यहाँ पर 5,000 को 12,000 मान लेते हैं तो हमारी एंट्री ठीक है, यानी ये दो अमाउंट दोनों सेम हो गए, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है तो इसको ठीक कर लेना। समझ गए बेटा? चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये इलस्ट्रेशन अभी हमारी, ये तो हमने सिर्फ एसेट्स का किया ना, अब हम लायबिलिटीज़ का देखेंगे कैसे होगा। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यूड है आगे। एक मिनट बच्चे, अभी मैं करवा रही हूँ, अभी रुको। हाँ जी, देखिए कंटिन्यूड है। देयर इज़ बैड डेट्स ऑफ ₹2,000। अब बैड डेट्स का मतलब क्या है बेटा? मैम कुछ लोगों को हमने उधार दिया तो उन्होंने पैसे वापस नहीं करे। हाँ जी, अब इस केस में क्या है, ये बैड डेट्स का मतलब क्या है, हमारे डेटर्स कम हो गए, यस मैम। है ना। तो अब हमें क्या है, देखो अब इस केस में ध्यान रखो, हमेशा 2 एंट्रीज होती हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपका आ जाए, ये MCQs में बहुत आएंगे, ठीक है। तो इसमें ये केस हमेशा हमें 2 एंट्री से सॉल्व करना होता है। एक तो हमें लॉस हो गया, तो ये एक अलग से लॉस है, ये वैल्यू हम ऐसे नहीं कहेंगे कि डेटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ₹2,000, ठीक है। पहला काम तो क्या करेंगे, हम डेटर्स को की वैल्यू को इस एंट्री के थ्रू माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे बैड डेट्स की वैल्यू 2,000 रुपये कम हो गई, और ये एंट्री आपने करनी है। इसका ना बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, वो अभी आप आगे की क्लासेस में समझोगे। अभी आप समझो कि हमें कैसे बैड डेट्स को डेबिट करके डेटर्स को कम करना है, ठीक है। इसके बाद इसकी साथ साथ हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है। अभी ये एक सिंपल क्वेश्चन है और अभी प्रोविजंस इसके अंदर नहीं बने हुए हैं, तो आपको दूसरी एंट्री करनी होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ₹2,000। अगर यहाँ पर प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी होता बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका ट्रीटमेंट दूसरा होता, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगी कि कैसे होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको बैलेंस शीट में बहुत साफ़ सुथरी बैलेंस शीट है, कहीं पर आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपने सिंपल एंट्री करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। तो बेटा ये एंट्री ध्यान रखना हमेशा पेयर में होगी। पहली एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ट्रांसफ़र करने की एंट्री, ठीक है बच्चे। इसके बाद देखो, क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 आर नॉट टू बी पेड। बताओ यहाँ पर क्या हुआ, फ़ायदा हुआ नुकसान? फ़ायदा हो गया इसमें फायदा हो गया ना, फ़ायदा हो गया ना। ये तो बढ़िया काम हो गया कि हमें 5,000 रुपये अब नहीं देने। तो अब हम क्या करें इसमें एंट्री,
टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपये, ये हम सीधा करेंगे क्योंकि इसका कोई प्रोविज़न वगैरह हम नॉर्मली नहीं बनाते हैं। तो जहाँ प्रोविज़न बनाया हो तो हमें वो 2 एंट्री करनी होती है, लेकिन यहाँ प्रोविज़न नहीं है तो हम सीधा क्रेडिटर्स को कम करके रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो एक और एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, इसको समझ लेना। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी हमें ये 2 एंट्री से करना है। पहला हमारे पास, हाँ जी, पहले हमारे पास पैसे आ गए तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, हाँ जी, और वो पैसे किस कारण आए, हाँ जी, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। तो 2,000 रुपये की एंट्री हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है बेटा, दिख रही है ना एंट्री सब बच्चों को? हाँ जी, आप लोग अपना फ़ोन ना वो कर लिया करो, हॉरिजॉन्टल कर लिया करो, तो एंट्रीज आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी स्क्रीन पर। आप सीधा फ़ोन रखते हो अगर, जूम हो जाती है। हाँ चलिए, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए 2,000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000, और इसके बाद हम उसको भी, ये इस बेनिफिट को हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एंट्री, दूसरी एंट्री होगी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखो इसकी भी देखो ध्यान रखना, ये दोनों की हमें 2-2 एंट्री होंगी। बैड डेट्स की एंट्री हमेशा 2 होती हैं, चाहे वो रिकवर हो जाएं चाहे वो बैड डेट्स हो जाएं, बल्कि कई बार 3 एंट्री भी हो जाती है, वो आपको आगे बताऊंगी कब होता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखो देयर इज़ अ क्लेम फॉर लीगल चार्जेस, ये क्या है बेटा, लाइबिलिटी है, क्या है ये हमारी, क्लेम फॉर लीगल चार्जेस। मैम लाइबिलिटीज है। हाँ जी, हमें लीगल चार्जेस के बारे, हमने कहीं पर कोई केस किया होगा या कुछ पैसे खर्च किए होंगे, मतलब किसी कोर्ट में केस वगैरह फाइल करने के लिए हमारे जो है उसके ऊपर हमें क्लेम देना पड़ेगा। हमारे ऊपर क्लेम आ गया है, क्लेम किसी ने हमारे से पैसे मांगे हैं जो कि हमें देने पड़ेंगे। देयर इज़ अ क्लेम फॉर लीगल चार्जेस ₹10,000। बताओ क्या होना चाहिए इसमें? मैम ये लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो लॉस हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है हमें? मैम लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है ना बेटा? हाँ जी, यस मैम। हाँ, क्या करेंगे अब हम? मैम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 रुपये, और टू क्लेम फॉर लीगल चार्जेस, है ना। ये मैंने ज़्यादातर आपको एग्जांपल्स वो दिए हैं जिसकी आपको अलग से इसमें एसेट्स एंड वैल्यूज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये एक हमें एक्स्ट्रा इनकम हो गई है या एक्स्ट्रा हमें कोई लॉस हो गया है। ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपको सारी अकाउंटिंग एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आपकी MCQs, अगर ये फुल आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता तो हमें एंट्रीज़ करने के लिए आती, और अब ये आपकी एंट्रीज़ MCQs में आ सकती हैं। आपको हो सकता है एंट्री दे दी जाए और आपसे ट्रांजैक्शन पूछी जाए, बताइए इस केस में क्या हुआ। जैसे मान लो मैं आपको कहती हूँ कि बेटा एक एंट्री है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹7,000। बताइए इसमें क्या ट्रांजैक्शन हुई है? स्टॉक इंक्रीज़ हुआ है 7,000 रुपये, स्टॉक डिक्रीज़ हुआ है 7,000 रुपये। बताओ क्या हुआ है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, हाँ जी, इंक्रीज हुआ है, रीवैल्यूएशन कम हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया ना मैंने। मुझे लगा आपने स्टॉक अकाउंट डेबिट बोला। नहीं, मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, शायद मैंने स्टार्टिंग में ऐसे बोला था, लेकिन अब मैं बोल रही रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अगर है तो 7,000 रुपये से स्टॉक हमारा डिक्रीज़ हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे रिवर्स भी पूछी जा सकती हैं कि आपको एंट्री दे दी क्वेश्चन में और आपसे पूछा कि बताइए इस एंट्री में स्टॉक के ऊपर क्या असर हुआ है, या इस एंट्री में फर्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको बच्चे? समझ, हाँ, तो इस तरीके से आपको केवल ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी नहीं समझनी है, आपको ट्रांजैक्शन पूरी समझनी है, और MCQs में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अब आपको इसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस दूंगी। पहले मैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको जनरल एंट्रीज लिखनी है, इसके बाद मैं फिर इसका एक MCQ असाइनमेंट दूंगी। ठीक है बच्चे, चलिए आज की क्लास हम ओवर करते हैं। कल मैं आपको इसकी पोस्टिंग समझाऊंगी कि इसकी हमें पोस्टिंग कैसे करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कैसे है। ठीक है, ओके, यस मैम। ओके।